वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज हम सीखने वाले हैं त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता के साथ ही हम सीखेंगे समान कोणिक त्रिभुज क्या होते हैं, थेल्स प्रमेय क्या है और थेल्स प्रमेय का विलोम भी हम सिद्ध करने वाले हैं। तो चलिए समय नहीं लेते हैं और करते हैं शुरू। समरूपता क्या होती है? समरूपता के बारे में हमने एक वीडियो पहले बनाया है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निश्चित रूप से आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, क्योंकि समरूपता क्या होती है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। समरूपता में हमने सीखा था कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उन दोनों बहुभुजों के संगत कोण समान हो, साथ ही दोनों बहुभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो हम दोनों बहुभुजों को समरूप बहुभुज कहते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुजों की समरूपता, क्योंकि त्रिभुज भी एक बहुभुज है। त्रिभुज भी एक बहुभुज है, इसलिए त्रिभुज समरूप होंगे यदि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों। संगत कोण यहां कौन कौन से हैं? देखिए, ये दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। इन दोनों त्रिभुजों में संगत कोण कौन से हैं? देखिए मैं बताता हूं आपको। ये कोण A है, इस कोण A के संगत कोण है ये, ठीक है। कोण A के संगत कोण है ये P, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे का संगत कोण है। हम संगत कोण को प्रदर्शित कर देते हैं कुछ इस प्रकार से कि A और P एक दूसरे के संगत कोण है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि B के संगत कोण कौन सा है? Q, यानी B और Q भी एक दूसरे के संगत कोण है, तथा C और R भी एक दूसरे के संगत कोण है। आप यहां देख रहे हैं कि ये एक लाइन से ये कोण दर्शाया हुआ है, ये दोनों कोण दो लाइनों से दर्शाए हुए हैं और इन दोनों कोणों को तीन तीन लाइनों से दर्शाया गया है। पता है आपको ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि ये और ये एक लाइन से दर्शाया हुआ है, तो इसका तात्पर्य ये है कि कोण A बराबर है कोण P के, और दो लाइनों वाले दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोण B बराबर है कोण Q के और कोण C बराबर है कोण R के। तो इससे क्या पता लग रहा है आपको? हमें यहां यह पता लग रहा है कि इन दोनों त्रिभुजों में कोण A बराबर है कोण P के, कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के, तथा कोण C किसके बराबर है? कोण R के। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, ठीक है ना। समरूपता की पहली कंडीशन ये है कि दोनों बहुभुजों में, यहां दोनों त्रिभुज है तो हम त्रिभुजों की बात करते हैं, दोनों त्रिभुजों में सभी संगत कोण समान होने चाहिए। क्योंकि त्रिभुज हैं, हमारे पास कोण तीन होंगे, तो दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। तो हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन यह होती है कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो देखिए, AB और PQ एक दूसरे की संगत भुजाएं, ये और ये दोनों भुजाएं एक दूसरे की संगत भुजाएं हैं, और इसी प्रकार BC और QR भी एक दूसरे की संगत भुजाएं हैं, तथा ये आप जो देख रहे हैं AC और PR, ये भी एक दूसरे की संगत भुजाएं हैं। अब अगर इन दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाएं भी समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। कैसे? देखिए कैसे लिखेंगे हम। AB और PQ का अनुपात, अनुपात आप जानते हैं हम लिखते हैं बटे के रूप में, यानी AB बटा PQ। तो इसको हम पढ़ते हैं AB अनुपात PQ, ये आप जानते हैं पहले से अच्छी तरह से, तो इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो AB बटा PQ यानी कि दोनों संगत भुजाओं का अनुपात, और BC बटा QR, तो ये क्या हो गया? BC बटा QR, इन दोनों संगत भुजाओं का अनुपात हो गया। और तीसरी संगत भुजा कौन सी रही? AC और PR, तो यानी कि AC बटा PR हो गया हमारी तीसरी संगत भुजाओं का अनुपात। और हमने यहां क्या किया? बराबर। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो हम ये कहते हैं कि संगत भुजाएं समानुपाती है। तो एक कंडीशन तो हो गई हमारी ये, और दूसरी कंडीशन हो गई हमारी ये। अगर दो त्रिभुजों में सभी संगत कोण समान हो और सभी संगत भुजाएं
समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी होगी। चलिए हम देखते हैं कि समान कोणिक त्रिभुज क्या होते हैं। दो त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो। हम देख रहे हैं कि दो त्रिभुज समरूप हो तो कोण वाली कंडीशन तो लगती है, साथ में भुजा वाली कंडीशन भी लगती है। लेकिन समान कोणिक त्रिभुज की अगर हम बात करें तो समान कोणिक त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिन दोनों त्रिभुजों के सभी संगत कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, दो त्रिभुजों के कोण समान हैं तो दोनों समान कोणिक त्रिभुज है। अब हम देखते हैं कि समान कोणिक त्रिभुज को लेकर हमारे यूनान के प्रसिद्ध गणितज्ञ थेल्स ने क्या कथन दिया था। देखिए उन्होंने एक कोण लिया और कोण लेकर उसकी एक भुजा को समान दूरियों में विभाजित कर लिया और वो दूरी कितनी ली? 1 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से उन्होंने कोण की एक भुजा को विभाजित कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने किसी एक बिंदु को इस भुजा से मिला दिया, इस भुजा के किसी भी बिंदु से मिला दिया। किस प्रकार? इस प्रकार से। इस प्रकार से उन्होंने एक बिंदु को सामने वाली भुजा से मिला दिया और उसके बाद उन्होंने ये किया कि किसी अन्य बिंदु से इस भुजा के समांतर, यानी जो भी उन्होंने रेखा खींची उसके समांतर एक रेखा और खींची। कैसे? इस प्रकार से उन्होंने इस पहले वाली रेखा के समांतर एक रेखा खींची। अब उन्होंने क्या प्राप्त किया? उन्होंने ये देखा कि अगर ये O है और इस बिंदु को मैं A कह दूं और इसको B कह दूं तथा इस बिंदु को C और अगर D कह दूं तो उन्होंने क्या प्राप्त किया? उन्होंने प्राप्त किया OC बटा CA, यानी कि OC बटा CA बराबर कितना देख रहे हैं हम कि OC का मान कितना है? 1, 2, 3, 4 बटा, अब CA का मान कितना है? 1, 2 यानी कि 2। तो इस तरह से उन्होंने OC बटा CA का अनुपात निकाला। अब उन्होंने क्या किया कि ये दूरी तो नापी हुई नहीं थी तो उन्होंने इसके लिए यूज किया स्केल को और स्केल से इस दूरी को नाप कर देखिए क्या अनुपात निकाला। 4.2 तो ये दूरी आ गई और 2.1 ये दूरी आ गई। जब उन्होंने स्केल से नापा तो ये दूरी तो कितनी मिली? 4.2 सेंटीमीटर और ये दूरी कितनी मिली? 2.1 सेंटीमीटर। तो उन्होंने इन दोनों का अनुपात भी निकाला। कैसे? इन्होंने निकाला कि OD बटा DB बराबर 4.2 बटा 2.1। अब इन्हें सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व किया तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि OC बटा CA बराबर मिला 2 बटा 1। और जब OD बटा DB उन्होंने ज्ञात किया तो पॉइंट से पॉइंट गया, 21 दूनी 42, यानी ये भी 2 बटा 1 मिला। क्या देख रहे हैं आप यहां पर? हम यहां देख रहे हैं कि OC बटा CA और OD बटा DB दोनों का अनुपात बराबर आया। तो उन्होंने ये देखा कि OC बटा CA बराबर है OD बटा DB के और इस संबंध को कहा जाता है थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय थेल्स ने इजाद की थी, इसीलिए इस प्रमेय को हम थेल्स प्रमेय कहते हैं और इस प्रमेय को कहते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। कैसे इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं चलिए देखते हैं और क्या कह रहा है ये कथन आपको अभी स्पष्ट करते हैं। थेल्स प्रमेय हमें कहती है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वो समांतर रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्लियर है? कोई सा भी एक त्रिभुज हो, यानी सभी त्रिभुजों में किसी भी एक भुजा के समांतर रेखा खींच दी जाए। यहां BC के समांतर DE खींची गई है, हम चाहें AB के समांतर रेखा भी खींच सकते हैं और AC के समांतर रेखा भी खींच सकते हैं। किसी भी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, लेकिन किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष जो दो भुजाएं बचेंगी, यहां पर शेष दो भुजाएं अगर हमने BC के समांतर DE खींची है तो AB और AC बच रही है, तो AB और AC को ये DE समान अनुपात में विभाजित करती है। यह हमें सिद्ध करना है। देखिए, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं कथन। लिखा हुआ है तो इस कथन को जो आपको पेपर में सीधा सीधा मिला है उसे एज इट इज अपनी कॉपी में प्रमेय लिखिए और प्रमेय के सामने अपना प्रमेय का कथन लिख दीजिए। उसके बाद हम लिखेंगे दिया है।
जो हमें दिया गया है उसे हम लिखेंगे। देखिए आप ऐसे सुंदर से दिया है लिख दीजिए और एरो साइन लगाकर फिर लिखिए कि आपको क्या दिया गया है। हमारे इस कथन में हमें यह सिद्ध करना है कि त्रिभुज की शेष दो भुजाएं समानुपाती होती है, यानी ये बात तो हम सिद्ध करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो हमें दिया गया है वो सब दिया है, तो उसे दिया है में लिख दीजिए। अब आपको ये जवाब देता है हमारा कथन ही बताता है कि हमें क्या दिया गया है। तो देखिए क्या कह रहा है कथन, किसी त्रिभुज, यानी सबसे पहले तो हमें एक त्रिभुज दिया गया है। कौन सा त्रिभुज है? ABC। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है एक त्रिभुज ABC, यानी हमें एक त्रिभुज दिया गया है ABC। और क्या दिया गया है? इसमें यह भी दिया गया है कि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो दो जो शेष भुजाएं बच जाती है उन्हें समानुपाती भागों में विभाजित करती है। तो समानुपाती भागों में विभाजित करती है, ये तो हमें सिद्ध करना है। तो यानी कि ये रेखा भी समांतर हमें दी गई है। तो लिख दीजिए कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें क्या है? DE समांतर है BC के। जो DE है वो समांतर है BC के। ये हमें दिया हुआ है, तो दिया है हमने लिख दिया। अब दिया है के बाद भी एक फिक्स शेड्यूल है। कभी भी हम प्रमेय सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले प्रमेय लिखा जाता है, उसके बाद में दिया है लिखा जाता है, और उसके बाद सिद्ध क्या करना है वो भी लिखा जाता है। कैसे? देखिए ऐसे। तो आप लिखिए सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है वो हम यहां लिखते हैं। ये लीजिए, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। और क्या सिद्ध करना है कि ये जो समांतर रेखा है वो शेष दो भुजाओं को समानुपाती भागों में विभाजित करती है, यानी कि ये बटा ये, तो दो भाग ये हो गए। ये जो DE है वो AB को दो भागों में बांट रही है, एक तो AD और एक DB, और इसी प्रकार से AC को भी दो भागों में बांट रही है, AE और EC। तो हमें यह सिद्ध करना है कि इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर होता है। तो लिख देते हैं क्या कि हमें सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के। ये हमें सिद्ध करना है। तो लिख दिया सिंपली, कोई ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं होता है, बहुत कठिन काम भी नहीं है। जो दिया है यानी ये सब कुछ तो हमें प्रमेय में दिया है, तो दिया क्या है और सिद्ध क्या करना है उसे छांट के यहां से लिख देना है, उसमें से देख के यहां लिख देना है। इसके बाद देखिए किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें कभी कभी रचना करने की आवश्यकता होती है, यानी हल तक पहुंचने के लिए हमें कुछ नया करना होता है, कुछ रचना करनी होती है। तो क्या रचना करते हैं यहां पर? देखिए ये कर दी हमने रचना। क्या किया है रचना में? रचना में हमने ये किया है कि इस BE को और इस DC को मिला दिया है, यानी B को मिला दिया E से और C को मिला दिया D से। साथ ही क्या किया गया है, इस D से इस AE पर लंब खींचा गया है और इस E से इस AD पर भी लंब खींचा गया है। तो जरा इनको भी नाम दे दें, तो ABCDEFG। तो ये लीजिए साहब, ये F और ये G, इन दो बिंदुओं को भी हम नाम दे देते हैं। तो ये हमारी हो गई रचना। जब रचना हो गई तो उसे लिख भी दीजिए। कैसे? ऐसे हम लिखेंगे रचना। तो जो भी रचना हम करते हैं उस रचना को यहां लिख देंगे इसी प्रकार से जैसे ऊपर से लिखते आ रहे हैं। तो हमने रचना में क्या किया, हमने B को E से तथा C को D से मिलाया, BE तथा CD को मिलाया। आपने जो किया वही हमें लिखना है। तो एक काम तो हमने ये किया कि BE और CD को मिलाया, साथ में हमने क्या किया कि DF लंब AE और EG लंब AD खींचा, तथा यहां लिख देता हूं, तथा DF लंब AE एवं EG लंब AD खींचा। हमने जो काम किया है वही हमने लिखा है। ये लीजिए, ये हो गई हमारी रचना। तो जो हमने रचना में किया वो रचना में लिख दिया। अब आपकी इस प्रमेय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है उपपत्ति। तो उपपत्ति हम यहां लिख देते हैं। ये लीजिए, ये हमने यहां उपपत्ति को लिख दिया और अब सिद्ध करते हैं। देखिए एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि हमारी प्रमेय में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है उपपत्ति, क्योंकि इस उपपत्ति में ही हम उस प्रमेय को प्रूव करते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में अगर ये प्रमेय आपके एग्जाम में आती है तो उपपत्ति में आपको सर्वाधिक अंक प्राप्त होते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान भी रखिएगा कि बहुत सारी प्रमेय में अगर मान लीजिए आप कुछ
नहीं जानते कि कैसे क्या करना है, तो हमारी प्रमेय में सबसे बड़ी खास बात यह है कि प्रमेय दिया है सिद्ध करना और रचना, अगर यहां तक का मैटर भी आप लिख देते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें तो कुछ प्रूव ही नहीं करना है ना, ये तो हमें दिया हुआ है। और रचना आपको ध्यान रखनी होती है, मान लीजिए रचना भी आप नहीं लिख पाते हैं, आपने दिया है, सिद्ध करना है और प्रमेय, ये तीन चीजें भी अगर लिख दिए तो आपको कुछ अंक जरूर प्राप्त होते हैं, इसलिए इन चीजों को तो जरूर लिख दिया कीजिए। अब हम प्रूव करते हैं हमारी प्रमेय को, देखिए किस प्रकार से। रचना में हमने क्या किया कि ईजी लंब है एडी पर, जब हमने इस एडी पर ईजी को लंब खींचा है तो हम इस एडीई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक ऐसे देखिए कि क्योंकि ईजी लंब है एडी पर, इसलिए त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल क्या होगा, ये देखिए। आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है हमारा क्षेत्रफल। तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई लिख दीजिए, 1/2 की जगह 1/2 है। अब आधार, हम बात कर रहे हैं त्रिभुज एडीई की, तो ये एडीई त्रिभुज में एडी इस त्रिभुज का आधार हो गया और जीई जो कि लंब है क्या हो गया, ऊंचाई। तो आधार में तो हम लिख देंगे एडी और ऊंचाई हमारी क्या हो गई, ईजी। ये लीजिए, ये हमें मिल गया समीकरण 1, इसे समीकरण 1 कह दीजिए। अब इसी प्रकार से हम त्रिभुज बीईडी की बात करते हैं, बीईडी इस त्रिभुज की बात करते हैं, तो इस त्रिभुज में भी 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चलिए, त्रिभुज कौन सा, बीईडी, त्रिभुज बीईडी का क्षेत्रफल। अब ये बीईडी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सूत्र हमारा वही लग रहा है, इसलिए सूत्र को दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1/2 इंटू आधार, आधार क्या है, इसका आधार हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन जरा समझिए यहां पर आधार तो हमने ले लिया बीडी, ये लीजिए मैं लिख देता हूं, आधार है बीडी और ऊंचाई, इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी जीई। अब यहां अगर आपको कंफ्यूजन है तो पहले हम उसे क्लियर करते हैं कि वो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा। देखिए ये त्रिभुज है बीईडी, आप देख रहे हैं इस त्रिभुज को कि ये कुछ इस प्रकार से है हमारा बीईडी, तो ये तो है, सॉरी ये तो है डी, ये है बी और ये है ई। तो इस त्रिभुज में इसकी ऊंचाई होगी ये, इस भुजा को अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये इसकी ऊंचाई नापी जाएगी। आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब होता है। किसी भी त्रिभुज में उसकी जो ऊंचाई होगी, इस शीर्ष से मैं इस भुजा पर जो लंब डालूंगा वही होगी, क्योंकि हमें इन दोनों भुजाओं में अनुपात चाहिए, इसलिए हमें ये दोनों भुजाएं ही लेनी है। हमने दोनों त्रिभुजों में आधार इसमें एडी लिया है और इसमें हम बीडी लेंगे, तो इस बीडी के अनुसार इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, तो इस बीडी को हम आगे बढ़ाते हैं और ई से इस बीडी पर अगर लंब डाला जाए तो वही लंब क्या होगी, इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। आप यहां क्या देख रहे हैं, इस बीडी को आगे ए तक बढ़ाया गया है और ई से ईजी लंब खींचा गया है, तो यही है हमारे त्रिभुज की ऊंचाई, किसकी, बीईडी त्रिभुज की ऊंचाई भी जीई ही है। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे हम इस समीकरण को कह देते हैं समीकरण 2, इस समीकरण को क्या कह देते हैं, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों समीकरणों से अनुपात निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें एडी बटा डीवी चाहिए ना, ये बटा ये चाहिए, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेते हैं। तो लीजिए हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या किया हमने, तो इसमें इसका भाग देते हैं। लिखिए त्रिभुज बराबर, अब ये देखिए आप, ये है 1/2 इंटू एडी इंटू ईजी बटा 1/2 इंटू बीडी इंटू ईजी। ये लीजिए हमने इन दोनों समीकरणों को अनुपात के रूप में लिख दिया। अब अनुपात के रूप में लिखने पर क्या होगा, लिखने पर 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ईजी से ईजी भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच रहा है एडी बटा बीडी।
देखिए आपने यहां एक पोर्शन प्राप्त कर लिया है, यानी एक हिस्सा आपने यहां प्राप्त कर लिया है। तो इसे कह देते हैं समीकरण 3, समीकरण 3, और इसे यहां छोड़ते हैं। और ठीक इसी प्रकार से जैसे हमने त्रिभुज ADE और त्रिभुज BD का क्षेत्रफल निकाला, इसी प्रकार से हम त्रिभुज ADE और त्रिभुज CED का या CDE का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। यानी इन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी निकालना है और उसी प्रकार से इन दोनों का अनुपात निकालना है, और अनुपात निकाल के ही हम कुछ प्रूव कर पाएंगे। आप देख रहे हैं मेरे पास जगह नहीं है, तो मुझे इसको इरेज करना होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लीजिए, मैं हो जाता हूं साइड में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं आगे। मैं इसे रहने देता हूं, बाकी मैंने इरेज कर दिया है और इससे आगे अब हम चलते हैं। ठीक है, देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमने ADE बटा BED का क्षेत्रफल प्राप्त किया, उसी प्रकार से हम ADE बटा CDE का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो लिख देंगे हम इसी प्रकार क्या कि त्रिभुज कौन सा, ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। हम ये डायरेक्ट अनुपात के रूप में निकालते हैं। कैसे, देखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल यानी ADE इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज CDE यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इन दोनों का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू आधार। तो ADE का आधार इस बार हम लेंगे AE, क्योंकि हमने AD बटा DB तो निकाल लिया, अब AE बटा EC निकालना है। तो एक बार आधार AE को लेंगे और एक बार आधार EC को लेंगे। तो AE ये लीजिए, लिख दिया, इनटू ऊंचाई। तो AE के अनुसार ऊंचाई कौन सी हो गई, DF। आपको समझ में आ रहा होगा कि DF हमने क्यों खींचा था, लंब रचना के लिए। ठीक है, तो ये रचना हमने क्यों की थी, इसी बात के लिए की थी। तो लिख दीजिए, हमने लिख दिया। और अब हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी लिख देते हैं। क्या है, EC 1/2 इंटू EC तो हो गया हमारा आधार, और इसकी ऊंचाई भी जैसे हमने त्रिभुज BED की देखी थी ऊंचाई GE, तो इसी प्रकार से इस त्रिभुज CDE की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये, यानी इस त्रिभुज की इस भुजा को आगे बढ़ाकर हमने इस पर लंब खींच दिया, तो ये इस त्रिभुज की ऊंचाई हो गई DF। ये लीजिए, ये हमने लिख दिया। क्या देख रहे हैं आप, जिस प्रकार से यहां कुछ कट हुआ उसी प्रकार से यहां भी कट हो रहा है। क्या हो रहा है, 1/2 से 1/2 कट हो रहा है और DF से DF कट हो रहा है, और हमारे को क्या मिल रहा है कि AE बटा EC, और इसे हम कह देंगे समीकरण, ये 3 थी तो इसे कह दीजिए 4। ये हमारा चौथा समीकरण हो गया। अब हम एक चीज और देखना चाहते हैं इन दोनों समीकरणों से, क्या कि अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो हमारा हल आएगा कि नहीं आएगा। हमें यही तो प्रूव करना है कि AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के, यानी AD बटा DB और AE बटा EC बराबर। तो दोनों चीजों को बराबर सिद्ध करना है। कैसे हो सकती है बराबर, जरा देखिए कि इस पोर्शन को तो बराबर सिद्ध करना है, छोड़िए, आप इस पोर्शन को देखिए। यहां आप क्या देख रहे हैं, ADE का क्षेत्रफल, और ये भी क्या है, ADE का क्षेत्रफल, मतलब ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है। अंश अंश दोनों का बराबर है, अंश अंश दोनों का बराबर है। अगर ये CDE और त्रिभुज BED का क्षेत्रफल भी बराबर हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों भी बराबर होंगे। अब ये दोनों कैसे बराबर होंगे, ये ध्यान दीजिए। देखिए, BC और DE दोनों समांतर हैं, BC और DE दोनों समांतर हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है आपका BED और त्रिभुज CDE, दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही है, यानी कि DE। देखिए आप ढंग से, आपको इन दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही नजर आ रहा है, और कक्षा 9 में आपने ये पढ़ा था, क्या, एक ही आधार, दोनों का एक ही आधार है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यह आपने कक्षा 9 में पढ़ा था। क्या, एक ही आधार है दोनों त्रिभुजों का, BED और CDE दोनों का आधार है DE, तो एक ही आधार हो गया। और क्योंकि DE और BC समांतर भी है, इसलिए यह हो गया कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज BED का क्षेत्रफल समान होगा। तो क्या लिखेंगे हम ये लिखेंगे कि हम जानते हैं, आप जानते हैं ना, कक्षा 9 में पढ़ा था आपने, इसलिए हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या, एक ही आधार, तो एक ही आधार यहां कौन सा है, आप लिख सकते हैं DE, एक ही आधार
तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच, एक ही समांतर रेखाओं, अब यहां कौन कौन सी है समांतर, हम लिख देते हैं। डीई समांतर है बीसी के, समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि इसलिए त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज BED का क्षेत्रफल। अब आपके बहुत को समझ में आ गया होगा। ये इक्वेशन 4 है तो इसे इक्वेशन 5 कह दीजिए, समीकरण 5 है। अब आप देख रहे हैं कि ADE तो अपने आप में समान है क्योंकि स्वयं का क्षेत्रफल स्वयं के क्षेत्रफल के बराबर होता है। और क्या देख रहे हैं कि CDE का क्षेत्रफल और BED का क्षेत्रफल भी समान है। जब ये बायां पक्ष, क्योंकि अंश अंश समान है और हर समान है, तो निश्चित रूप से दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि समीकरण कौन कौन सा, 3, 4 और 5 से। तो लिख दीजिए समीकरण 3, 4 व 5 से। इन तीनों समीकरणों से हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं हम क्या कि त्रिभुज ADE बटा BED का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा BED का क्षेत्रफल, तो ये ADE का क्षेत्रफल बटा BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा ADE बटा CDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा CDE का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर होंगे। और हम देख रहे हैं कि अगर इन दोनों के बाएं पक्ष अगर बराबर हैं तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। अतः या अर्थात हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसे जरा इरेज कर देता हूं ताकि हमें कुछ जगह मिल जाए। ये लीजिए, ये इरेज कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि ये और ये दोनों भी बराबर होंगे, यानी कि AD बटा BD बराबर होगा AE बटा EC के। अब इसे हटा दीजिए, ये लीजिए, ये आपका काम हो गया पूरा, प्रमेय हो गई हमारी सिद्ध। तो ये हमने यहां बराबर नहीं लगाना है, ये हमने हमारा कथन प्रूव कर दिया। हम यहां लिख देंगे हैंस प्रूव इति सिद्धम, हमारी प्रमेय सिद्ध हो चुकी है। तो इस प्रकार से इस कथन का यूज हम हमारे सवालों को सॉल्व करने में करते हैं। और इस प्रमेय में एक बात और है, क्या कि इसी प्रमेय के आधार पर, यानी इसी प्रकार से हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं, क्या सिद्ध कर सकते हैं कि AD बटा DB बराबर होता है AE बटा EC के। ये तो हमने सिद्ध कर दिया, लेकिन AB बटा AD और AC बटा AE भी बराबर होता है। AB बटा AD बराबर होगा AC बटा AE के, यानी कि पूरी भुजा AB और पूरी भुजा AC बटा AD और AE, AD और AE ये भी बराबर होता है। साथ ही ये भी हो सकता है क्या कि AB बटा, आपने AD लिया, अब आप DB ले लीजिए, ये DB बराबर AC बटा, अब आप यहां क्या लेंगे, EC, ये भी बराबर होगा। यानी ये दोनों कथन भी इसी प्रमेय के अनुसार सत्य है और हम इनका भी यूज कर सकते हैं। यानी कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। दूसरी बात, AB पूरी भुजा बटे में AD और पूरी भुजा बटे में AE, ये भी बराबर होगा। और पूरी भुजा यानी कि AB बटा DB नीचे वाला हिस्सा और AC बटा EC नीचे वाला हिस्सा, ये भी बराबर होगा। तो ये है हमारी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय और इस प्रकार से इस प्रमेय को हम सिद्ध कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा। चलिए अब हम लेते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम। क्या कहता है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को यदि कोई रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। और ढंग से समझिए, यह एक त्रिभुज है ABC। यदि कोई रेखा L इसकी दो भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है
तो ये जो डीई है वो बीसी के समांतर होगी। क्यों? क्योंकि विलोम का अर्थ होता है जस्ट विपरीत, उल्टा। आपने क्या देखा, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय में हमने देखा कि त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका उल्टा क्या होगा कि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को यदि समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह हमें प्रूव करना है। तो चलिए लेते हैं हमारी प्रमेय और करते हैं इसे प्रूव कि डीई समांतर है बीसी के। तो देखिए क्या दिया है, सबसे पहले हमें यह लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, ये लीजिए। अब क्या दिया है हमें यहां पर, हमें यह दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एक रेखा एल है और यह रेखा एल एबी और एसी को बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। और प्रतिच्छेद इस प्रकार करती है कि एडी बटा डीबी बराबर है एई बटा ईसी के। जस्ट विपरीत लेना है ना मैं, बिल्कुल। तो लिख दीजिए ये लीजिए, ये हमें दिया है त्रिभुज एबीसी में रेखा एल। ये त्रिभुज एबीसी है और इसमें ये रेखा एल दी गई है जो क्या कर रही है, भुजाओं AB और AC को, ये भुजा AB और AC को बिंदु D व E पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु D व E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटा DB यानी कि ये बटा ये बराबर होगा ये बटा ये यानी कि AE बटा EC के। सिंपली जो दिया है हमने वो लिख दिया। अब अगर ये है तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये DE BC के समांतर है। तो सिद्ध करना भी लिख दीजिए, ये लीजिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC के। ये लीजिए DE समांतर है BC, ये हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए कोई रचना भी करनी होगी। तो रचना क्या करते हैं, लीजिए ये कर दी हमने रचना। क्या किया हमने रचना में कि एक DF रेखा खींचते हैं और ये मानते हैं कि ये DF इस BC के समांतर है। यानी कि DE को BC के समांतर सिद्ध करना है तो DE तो हम समांतर ले नहीं सकते। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो DF हमने रेखा खींची है, जो रचना की है, वो BC के समांतर है। तो चलिए जो हमने रचना की है उसे भी हम लिख देते हैं। हमने DF समांतर BC खींची। चलिए अब हमारी उत्पत्ति की बारी है। तो उत्पत्ति में हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। हम उत्पत्ति में ये प्रूव करते हैं कि किस प्रकार से हमारी प्रमेय सिद्ध होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस प्रमेय में हमें यह सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC के और हमने रचना की है कि DF समांतर है BC। तो जब हमने DF को BC के समांतर लिया है तो हमें याद आती है हमारी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। और वो क्या कहती है कि त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर रेखा जो खींची जाती है वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अगर DF समांतर है BC के तो हम ये कह सकते हैं कि AD बटा DB बराबर होगा AF बटा FC के, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। तो लिख दीजिए क्योंकि DF समांतर है BC के। ये कैसे कहा आपने, ये हम कह रहे हैं रचना से। हमने DF BC के समांतर खींची है। तो रचना से अगर DF समांतर है BC के तो हम ये कह सकते हैं क्या कि AD बटा DB बराबर होगा AF बटा FC के। अब ये हमने क्यों कहा, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, क्योंकि DF समांतर है BC के तो AD बटा DB बराबर होगा AF बटा FC के। तो लिख दीजिए यहां पर कारण हमें देना होगा, इसलिए हमने यहां लिख दिया कि AD बटा DB बराबर है AF बटा FC। क्यों, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। तो जब हमने ये लिख दिया तो इसे हम कह देते हैं समीकरण 1। अब हम ये देख रहे हैं कि AD बटा DB बराबर AF बटा FC तो हमने आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से लिया है, परंतु हमें दिया हुआ है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो जरा उसको भी हम
लिख देते हैं। ये लीजिए, परंतु दिया है, ये हम लिख देते हैं, परंतु दिया है। क्या दिया है? AD बटा DB, तो इसे भी लिख देते हैं AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के। जो दिया है वही आप लिख दीजिए और इसे हम कह देते हैं समीकरण 2। अब हम ये देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से कि AD बटा DB बराबर है AF बटा FC के, और यहां AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के। हम ये देख रहे हैं कि दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष आपस में बराबर है, तो फिर दाएं पक्ष भी आपस में बराबर होते हैं। मानते हैं इस बात को? नहीं, मैं स्पष्ट करता हूं। देखिए, यदि हमें दिया हुआ है x बराबर 5, ठीक है, तथा दूसरा समीकरण दे रहा है कि y बराबर 5, तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब x बराबर 5 है और y बराबर भी 5 है, तो फिर x बराबर y होगा कि नहीं होगा? ऑटोमेटिक होगा। क्लियर है कि x बराबर y है, क्योंकि x और y दोनों का मान 5 है। यही सिचुएशन हमारी यहां है। AD बटा DB, इसमें भी AD बटा DB, तो इन दोनों समीकरणों में अगर बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। इसलिए हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, क्या कि जब ये और ये बराबर है तो फिर ये और ये भी बराबर होगा। AF बटा FC बराबर है AE बटा EC के। क्लियर है? जब हमने ये लिख लिया, ये प्रूव कर लिया कि AF बटा FC बराबर है AE बटा EC के, तो ये मान लीजिए आपकी प्रमेय लगभग कंप्लीट हो गई है। कैसे? देखिए, बताता हूं। जब ये आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बहुत आसान काम है। सिर्फ इन दोनों पक्षों में एक ऐड कर दीजिए, फिर देखिए आप कमाल उस एक का कि वो क्या करता है। चलिए, मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे इसे इरेज करना होगा। इरेज करूं उससे पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चले, मैं इसे इरेज करता हूं। लीजिए, AF बटा FC बराबर AE बटा EC। जब मेरे पास ये है तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों पक्षों में एक जोड़ देता हूं। तो ये लीजिए साहब, यदि ये है तो हम ये लिख सकते हैं कि या ये है तो आगे क्या होगा, या AF बटा FC, AF बटा FC, इसमें मैं +1 कर देता हूं, और AE बटा EC में भी +1 कर देते हैं। AE बटा EC में भी हम +1 कर देते हैं। और देखिए इस +1 का जादू क्या होता है। सॉल्व कीजिए, जैसे आप भिन्नों को सॉल्व करते हैं। तो मुझे FC एलसीएम लेना होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये लीजिए, ये FC मेरा एलसीएम हो गया, तो ये FC का भाग अगर FC में दूंगा तो 1 आएगा, और 1 को AF से गुणा करूंगा तो AF आएगा, प्लस अब अगर यहां 1/1 है, 1 के अपॉन में तो 1 होता ही होता है, इसलिए क्या आएगा कि मैं इस 1 से इस FC को डिवाइड करूंगा, भाग दूंगा तो FC ही आएगा, और FC को इस 1 से गुणा करूंगा तो FC आएगा। यानी कि इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सॉल्व करना जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जैसे भी जानते हैं। लीजिए, इसी प्रकार जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हमें मिलेगा AE प्लस EC बटा EC। जब ये मिल गया तो अब जरा सोचिए आप इधर, क्या सोचिए कि AF प्लस FC क्या है? ये AF प्लस FC, यानी इस AF में अगर मैं FC को ऐड करता हूं तो मुझे AC मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। AF प्लस FC बराबर है AC के, तो लिख दीजिए, ये लिखा मैंने AC बटा FC। और इधर AE प्लस EC क्या है, जरा देखिए वहां पे। AE ये A से लेकर E तक, और EC ये E से लेकर C तक, तो AE प्लस EC भी वही AC है, तो लिख दीजिए AC बटा EC। अब आप इस समीकरण को देखिए, इसे तो मैं कर देता हूं इरेज। इसे देखिए आप, इसे देखकर आपके समझ में आएगा कि AC और AC दोनों तरफ बराबर है। अगर दो भिन्नों के अंश आपस में बराबर हैं, दोनों भिन्न पहले ही बराबर हैं, और उनके अंश अगर आपस में बराबर हैं तो हर भी बराबर होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि FC बराबर है EC के। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो मैं दूसरे तरीके से बता देता हूं, क्यों टेंशन लेते हो। देखिए, हम क्या करते हैं, जब भी आपका ये बराबर का निशान होता है तो दोनों तरफ 1/1 में कोई संख्या होती है तो आप वज्र गुणा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना।
कर दीजिए। ये लीजिए, मैंने वज्र गुणा किया तो ये है AC, ये EC आके इससे गुणा हो जाएगा। क्लियर है? और ये AC यहां लिखा हुआ है और ये FC जाके इससे गुणा हो जाएगा। अब तो क्लियर है? क्लियर है? ऐसा होगा। अब आप देखिए, दोनों पक्षों में अगर कोई समान चीज होती है तो वो कट जाती है, यानी AC से AC कट हो गया। तो क्या बचा? यहां बच रहा है कि EC बराबर है FC के। यही तो हम यहां कह रहे थे, यही तो हम यहां कह रहे थे कि EC बराबर है FC के। अगर दो भिन्न बराबर है, यानी दो भिन्न बराबर है और उनके अंश बराबर है, तो हर भी बराबर होंगे, और अगर हर बराबर हो तो अंश भी बराबर होते हैं। तो एक्सेप्ट कीजिए इस बात को, या फिर आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां हमने क्या देखा कि EC बराबर है FC के। जरा यहां आइए, ये जो EC है वो इस FC के बराबर है। EC ये लेंथ है और FC ये लेंथ है। ये कह रहा है EC बराबर है FC के। EC बराबर है FC के, ये कैसे पॉसिबल है? हम यहां देख रहे हैं कि EC जो लंबाई है वो ज्यादा है और FC जो लंबाई है वो कम है, तो ये दोनों बराबर कैसे हैं? लेकिन हमने प्रूव किया है, हमने प्रूव किया है कि ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब बराबर तो ये है। तो फिर गलती कहां हुई हमारे मानने में? निश्चित रूप से, क्योंकि हमने यहां प्रूव कर दिया है कि EC बराबर है FC के, तो निश्चित रूप से EC FC के बराबर है। लेकिन ये बराबर कब संभव है? तभी संभव है जब ये F और E एक ही बिंदु पर हो। या तो ये E F पर आ जाए और या ये F E पर चला जाए, मतलब दोनों बिंदु संपाती होने चाहिए, तभी यह संभव है कि EC बराबर है FC के। तो इस बात को हमें लिखना होगा। कैसे लिखेंगे? कि क्योंकि EC बराबर है FC के, यह तभी संभव है जब E और F संपाती हो, और E और F अगर संपाती है तो इसका मतलब DE और DF भी संपाती होंगी। और जब DE और DF संपाती है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, क्योंकि DF समांतर हमने ली थी, तो इसका मतलब DE BC के समांतर है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि DE समांतर है BC के। फिर से समझिए, क्योंकि EC बराबर है FC के, ये EC और FC बराबर है, तो इसका मतलब ये है, यानी ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब आपकी DE और DF संपाती हो, ये E और F बिंदु संपाती हो। और अगर ये संपाती है तो इसका मतलब सीधा सा है कि DE BC के समांतर होगी। क्यों? क्योंकि DF ऑलरेडी समांतर थी, और जब DF और DE संपाती है तो फिर DE भी समांतर होगी। इति सिद्धम, हो गई हमारी प्रमेय। तो लिख दूं? लीजिए, ये लीजिए, यह तभी संभव है। क्या तभी संभव है? कि EC बराबर FC, यह तभी संभव है जब E व F संपाती हो, अर्थात DE व DF संपाती है। और जब DF पहले से ही हमने रचना में समांतर ली है, तो इसका मतलब DE BC के समांतर है। तो इसलिए हमने लिखा अतः DE समांतर है BC के, और हमें यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से हमारी आधारभूत आनुपातिकता का विलोम प्रमेय भी सिद्ध हो गई कि यदि त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। और इन दो प्रमेय को अगर आपने अच्छे से सीख लिया, इनके कथनों को आपने अच्छे से समझ लिया और उन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि ये कथन आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जब भी आपको किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपाती नजर आए तो हम ये कह सकते हैं कि ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी, यानी ये रेखा इस भुजा के समांतर होगी। और यदि ये रेखा आपस में समांतर है, दोनों रेखाएं, तो ये दोनों भुजाएं समानुपाती होगी। एक आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय है और दूसरा उसका विलोम है। इनको सॉल्व करके हम सॉल्व करेंगे हमारी प्रश्नावली 11.2। तो 11.2 को सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैटर कंप्लीट है। और 11.2 में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो कमेंट कीजिए मुझे, मैं वही प्रश्न आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बताते हैं प्रश्नावली 11.2 का सॉल्यूशंस। लेकिन वो तभी जब आप मुझे कमेंट करके कोई प्रश्न बताएंगे, वरना तो मैं ये समझूंगा कि आपने 11.2 के सभी प्रश्न स्वयं हल कर लिए हैं। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए।
कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, बाय।